मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में हम मध्यकालीन भारत के महत्वपूर्ण इतिहास की चर्चा करेंगे और इसके दौरान सबसे पहले हम एक क्रोनोलॉजी देखेंगे तथा इसके महत्वपूर्ण युद्ध और उनसे संबंधित शासकों के बारे में देखेंगे। मध्यकालीन इतिहास को अगर हम क्रोनोलॉजिकली अरेंज करें तो ये 712 एडी से 1707 एडी तक माना जाता है। यहाँ पर क्या हुआ था, तो यहाँ पर सबसे पहले अरब के जो शासक थे मोहम्मद बिन कासिम, उन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया था और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो 712 ईडी में मोहम्मद बिन कासिम ने अरब के शासक सिंध के शासक दाहिर को पराजित किया था और यह पहला सफल मुस्लिम आक्रमण माना जाता है। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमणकर्ता कौन था, तो फर्स्ट सक्सेसफुल इन्वेजन जो है इंडिया में वो मोहम्मद बिन कासिम का माना जाता है। ये अरब से आए थे तथा इन्होंने दाहिर जो कि सिंध के शासक थे उनके ऊपर आक्रमण किया था। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले जजिया कर आरोपित किया था। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले जजिया कर कहाँ और किसने लगाया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में सबसे पहले जजिया कर आरोपित किया था। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण चीज है कि इन दोनों के बीच में युद्ध कौन सा हुआ था, तो ये रावर का युद्ध कहलाता है। तो ये हो गया मोहम्मद बिन कासिम और ये अरब आक्रमणकर्ता थे। इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो आक्रमणकर्ता हैं वो तुर्क हैं। तो तुर्की से जो लोग आए थे उन्होंने आक्रमण किया था। तो तुर्क आक्रमणकर्ताओं की हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिन लोगों की हम बात करेंगे उनमें एक अलक्तरीन, उसके बाद सुबुक्तरीन और उसके बाद आ जाते हैं भारत पर 17 बार आक्रमण करने वाले महमूद गजनवी। वो हमें सबसे महत्वपूर्ण है जिन्हें देखना है। इन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है और इनका सबसे महत्वपूर्ण जो आक्रमण है वो 1025 एडी में माना जाता है, जो कि सोमनाथ मंदिर को इन्होंने लूटा था। ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी का आक्रमण कब हुआ था, तो 1025 एडी में हुआ था। इसके बाद महमूद गजनवी के बाद हम देखेंगे तो मोहम्मद गौरी आएंगे और मोहम्मद गौरी के 3 युद्ध जो है वो महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहले 1191 का तराइन का प्रथम युद्ध, तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। इसके बाद 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध और 1194 में चंद्रावल का युद्ध। सबसे पहले हम तराइन के प्रथम युद्ध की बात करते हैं। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1191 में हुआ था और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था। दूसरे युद्ध की बात करते हैं तराइन के। तो द्वितीय युद्ध के दौरान मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। तो यहाँ पर वास्तव में जो गौरी हैं उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी का साथ दिया था पृथ्वीराज चौहान के जो ससुर जी थे जयचंद ने, क्योंकि इन्होंने संयोगिता के साथ विवाह कर लिया था और इस बात से जयचंद जो है पृथ्वीराज चौहान से नाराज थे और उन्होंने मोहम्मद गौरी का सहयोग किया था। इसके बाद मोहम्मद गौरी चंद्रावल के युद्ध में जयचंद को भी पराजित कर देता है। तो इस तरीके से हमने ये 3 महत्वपूर्ण युद्धों की बात की। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच और पृथ्वीराज चौहान
मोहम्मद गौरी को पराजित करते हैं। द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को पराजित करते हैं और चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी जयचंद को पराजित कर देते। हालांकि तराइन का तृतीय युद्ध हुआ है, लेकिन ये मोहम्मद गौरी से संबंधित नहीं था, जो कि 1215 में हुआ है। और इस युद्ध में जो महत्वपूर्ण है वो है इल्तुतमिश। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है कि तराइन का तृतीय युद्ध कब और किनके बीच में हुआ। तो इल्तुतमिश और ताजुद्दीन यल्दौज, तो ताजुद्दीन यल्दौज जो थे इनके बीच में ये युद्ध हुआ था। ये आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, एमपीएससी मुख्य परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तराइन का तृतीय युद्ध, तो सबसे पहले आप क्लियर डालेंगे 1215 किनके बीच, इल्तुतमिश और ताजुद्दीन यल्दौज के बीच। और इस युद्ध में इल्तुतमिश ने ताजुद्दीन यल्दौज को पराजित कर दिया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग तराइन के तृतीय युद्ध की बात कर रहे थे। तो तराइन का जो तृतीय युद्ध है वो इल्तुतमिश और ताजुद्दीन यल्दौज के बीच हुआ था। तो इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये एक तरीके से वैसी स्थिति है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191, द्वितीय 1192 और तृतीय जो युद्ध हुआ है तराइन का 1215 में हुआ है। जिस तरीके से हम पानीपत के युद्धों में देखते हैं कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो 1526 में हुआ, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इस पे। सेकेंड जो पानीपत का युद्ध है वो 1556 में है, लेकिन जब हम थर्ड पानीपत के वॉर की बात करते हैं या बैटल ऑफ पानीपत थर्ड की बात करते हैं तो ये 1761 में आ जाता है। इन दोनों में मुगल, पहले में बाबर और दूसरे में अकबर सम्मिलित हैं, लेकिन तीसरे युद्ध में मुगलों से कोई भी संबंध इसका नहीं होता। इसी तरीके से तराइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी शामिल हैं, लेकिन तीसरे युद्ध से इनका कोई संबंध नहीं है। तो इनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस तरीके की चीजें यहाँ पर चल रही है। अब हम इसके आगे देखते हैं मोहम्मद गौरी के बाद में। तो मोहम्मद गौरी के बाद में जब ये मोहम्मद गौरी यहाँ से चले जाते हैं तो अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक को ये यहाँ पर छोड़ जाते हैं। और यही कुतुबुद्दीन ऐबक आगे चलकर क्या करता है, तो 1206 में, कब की बात कर रहे हैं, 1206 की। तो 1206 में ये कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहले गुलाम वंश की या स्लेव डायनेस्टी की स्थापना करता है और यहाँ से आपका दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाता है। दिल्ली सल्तनत में आपको ये ध्यान रखना है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम 5 वंशों को देखते हैं। उन 5 वंशों में सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद में अब गुलाम वंश का टेन्योर की बात करें तो 1206 से लेके 1290 तक का टेन्योर होता है। गुलाम के बाद हम नेक्स्ट वंश की बात करेंगे तो खिलजी वंश, और खिलजी का जो टेन्योर है वो 1290 से 1320 का होता है। खिलजी के बाद में तीसरा तुगलक, कैसे याद रखेंगे, तीसरा तुगलक, तो तुगलक डायनेस्टी आती है और इनका टेन्योर 1320 से लेके 1414 तक होता है। तुगलक के बाद में हम देखते हैं सैयद वंश, और सैयद वंश का टेन्योर है 1414 से 1451 तक। और लास्ट जो डायनेस्टी आती है वो है लोधी वंश, और इस लोधी वंश में जो टेन्योर है वो 1451 से 1526 का टेन्योर आता है। और यही 1526 में बाबर इस वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को पराजित करेंगे और पराजित करने के बाद मुगल वंश की स्थापना करते हैं। कनेक्ट करते हैं जरा, कैसे याद करेंगे, तो सबसे पहले गुलाम, कोई गुलाम है जो खिलखिला के हंस रहा है, कैसे हंस रहा है, खिलखिला के हंस रहा है। और जब वो खिलखिला के हंस रहा है तो उसने एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया। किस तरीके का, तुगलकी फरमान जारी कर दिया। अब फरमान है, तुगलकी है, तो कैसा होता है, शायद शायद, मतलब कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है, तो सही है। और उसके बाद में लोधी, मतलब
शायद रूप से वह उस फरमान को लोगों के ऊपर लाद देता है, पटक देता है कि भाई लो ये ले लो आप लोग। ठीक, तो ये तो इनका क्रम हो गया, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। ठीक, इनका टेन्योर की हमने बात की, तो 1206 से 1290, 1290 से 1320 खिलजी वंश और 1320 से 1440 तक तुगलक और 1414 से 1451 तक सैयद और उसके बाद लोधी। इनको कैसे कनेक्ट करेंगे? एक तो आपको याद रखना पड़ेगा 1206 से 1290। अब 12 है तो 12 के बाद आप देखिए 13 दिखाई दे रहा है, तो 12 से 13। अब ये 1320 है तो 13 के बाद में 14 आ गया, तो दोनों बार 14 14। अब 14 के बाद में आप देखते हैं कि 14 के बाद अगली डिजिट 15 होती है, 15 को कर दो उल्टा तो हो गया 51, क्योंकि एक साल का टेन्योर तो हो नहीं सकता कि 14 14 से 14 15 हो, तो ये 1451 हो गया। और 1451 जो हमने 15 को 51 किया था, 51 से फिर से 15 कर दो तो 1526। तो इस तरीके से आप थोड़ा इन्हें इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। टेन्योर देखिए इनका, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर केवल ये 30 ईयर के लिए ही है। तो एमपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि सल्तनत काल में कौन सा वंश है जिसका कार्यकाल सबसे कम था या टेन्योर सबसे कम था, तो खिलजी वंश। लेकिन अक्सर लोग सैयद लगा देते हैं क्योंकि इनके बारे में बहुत कम लोगों ने सुना होता है। फिर इसके बाद सबसे ज्यादा आप देख रहे हैं तो ये तुगलक वंश का है, और यहाँ पर आप इनका टेन्योर देख रहे हैं 94 ईयर। तो मैक्सिमम जो टेन्योर है वो तुगलक वंश का है और 94 ईयर आपको ये दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा गुलाम वंश। गुलाम वंश के जो संस्थापक हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित कुछ और बातें हम बात करते हैं, जैसे एक 2.5 दिन का झोपड़ा है इनसे संबंधित, जो कि अजमेर में है, और इन्होंने कुतुब मीनार का भी निर्माण कराया था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु कुतुबुद्दीन, ठीक है ना, तो की याद में करवाया था, तो इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया, कुतुब मीनार रखा गया। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में एक महत्वपूर्ण शासक जो आते हैं इस वंश में वो इल्तुतमिश होते हैं। इल्तुतमिश के बाद इनकी बेटी जो है रजिया सुल्तान, ये एक महत्वपूर्ण है, और बलबन। तो इस वंश में सबसे जो महत्वपूर्ण शासक हैं उनमें कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा यहाँ पर हमने देखा था कि ये इल्तुतमिश थे, तो ये इल्तुतमिश, और उसके बाद में रजिया सुल्तान और बलबन। इन 4 शासकों के बारे में यहाँ पर बताया जाता है। अब हम बात करते हैं इल्तुतमिश की। तो इल्तुतमिश जो है ये दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उन्होंने अपनी राजधानी लाहौर बनाया था, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में जब इल्तुतमिश आते हैं तो ये अपनी राजधानी कहाँ बना लेते हैं, दिल्ली। तो इसी के कारण दिल्ली राजधानी बनाने के कारण इन्हें दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्हें गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, स्लेव ऑफ स्लेव, क्योंकि आप अगर देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी के गुलाम थे और ये गौरी के कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे, इसीलिए इन्हें गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। तो इल्तुतमिश के बारे में ये महत्वपूर्ण बात है कि इन्हें क्या कहा जाता है, गुलाम का गुलाम या गुलामों का गुलाम। तो ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश की 2 करेंसी है जो एग्जाम में बहुत आती हैं, जिन्हें हम जीतल और टंका के नाम से जानते हैं। जीतल जो थी वो तांबे की, कॉपर की करेंसी थी, और टंका जो है वो चांदी का। तो याद करने के लिए कर लीजिए, चांदी का टंका एक तरीके से चांदी का, और तांबा ता, और जीतल में ता, तो ता से ता को कनेक्ट करेंगे तो जीतल जो है वो कॉपर करेंसी होती है। और ये न सिर्फ सल्तनत काल में, इवन जब मुगल काल आएगा तभी ये जीतल आगे कंटिन्यू रहेगा। बीच में आप देखेंगे कि सूरवंश आएगा, उसमें भी ये जीतल चलता रहेगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण करेंसी मानी जाती है। और इल्तुतमिश ने टंका जो है रजिया सुल्तान के जन्म के अवसर में लोगों को प्रदान भी किए थे। तो ये इल्तुतमिश की बात हो जाती है। और तराइन का तख्ती इल्तुतमिश से संबंधित है, तो इस पे हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो इल्तुतमिश के बारे में हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। अब इल्तुतमिश की जो बेटी है वो रजिया सुल्तान, काफी महत्वपूर्ण है ये आपके लिए। तो इनका टेन्योर है 1236 से लेके 1240 तक।
एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि रजिया सुल्तान कब शासक बनी थी। तो 1236 से 1240 तक इनका शासनकाल रहा है और ये दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका के रूप में भी हम इन्हें जानते हैं। और ये जनता की मदद से, दिल्ली की जो जनता थी उसकी मदद से शासन करने वाली पहली महिला भी थी जिन्होंने अपना राज तिलक करवाया था। इनकी मृत्यु कैथल में हो गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि रजिया सुल्तान की जो मृत्यु है वो कहां पर हुई थी, तो कैथल में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण शासक आते हैं वो बलबन है। बलबन से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है लोह एवं रक्त की नीति। लोह एवं रक्त की नीति, तो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, तो लोह एवं रक्त की नीति इन्होंने स्टार्ट की थी। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि लोह और रक्त की नीति किसकी थी, तो बलबन की लोह एवं रक्त की नीति थी। इन्होंने इल्तुतमिश ने चालीसा दल बनाया था, ठीक है, जिसे हम तुर्कानी चहलगानी के नाम से भी जानते हैं। इस चालीसा दल को बलबन ने समाप्त कर दिया था। किसने निर्माण किया था इस चालीसा दल का, तो इल्तुतमिश ने किया था। और किसने इसको समाप्त कर दिया था, तो चालीसा दल को जो है बलबन ने समाप्त कर दिया। बलबन के समय में नौरोज त्योहार मनाया जाता था, तो एक नौरोज भी काफी महत्वपूर्ण है जो बलबन के समय में मनाया जाता था। और एक प्रथा थी इनके समय की जिसे हम सिजदा व पागोस के नाम से जानते हैं। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सिजदा और पागोस। सिजदा मतलब सुल्तान के चरणों में सीधे लेट जाना और उनका जो पैर का अंगूठा होता है उसे चूमना, ये पागोस कहलाता था। तो ये महत्वपूर्ण है, लोह एवं रक्त की नीति, सिजदा पागोस और चालीसा दल की समाप्ति और नौरोज त्योहार को मनाना। और चालीसा दल किसने बनाया था, तो इल्तुतमिश ने चालीसा दल का निर्माण किया था। तो ये बलबन से संबंधित हो जाता है। फिर हम आते हैं खिलजी वंश पर। तो खिलजी वंश के जो महत्वपूर्ण शासक हैं वो अलाउद्दीन खिलजी। हालांकि इस वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के चाचा और ससुर जी भी थे। और इन्होंने जलालुद्दीन खिलजी की अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या कर दी थी। और उसके बाद खिलजी वंश में सबसे महत्वपूर्ण शासक के रूप में हम अलाउद्दीन खिलजी को देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों की बात करते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक बाजार व्यवस्था जो है स्थापित की थी। तो अलाउद्दीन खिलजी का मार्केट सिस्टम काफी महत्वपूर्ण है। दाग एवं हुलिया पद्धति इनकी महत्वपूर्ण है अलाउद्दीन खिलजी की, दाग एवं हुलिया पद्धति। तो दाग एवं हुलिया पद्धति, इनकी बाजार व्यवस्था, स्थायी सेना का निर्माण, तो इन्होंने परमानेंट आर्मी जो है वो बनाई थी। तीन चीजें आपको इनकी बहुत अच्छे से याद रखनी है, स्थायी सेना, दाग एवं हुलिया पद्धति। इसके अलावा ये सैनिकों को नगद वेतन देते थे, तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है, नगद वेतन के रूप में देते थे ये अलाउद्दीन खिलजी। और इनके जो विभाग था एक दीवाने मुक्तक राज। तो ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि दीवाने मुक्तक राज किस शासक के समय में था, तो दीवाने मुक्तक राज जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय में था। इसके बाद नेक्स्ट वंश की बात करते हैं तो तुगलक डायनेस्टी है। और तुगलक डायनेस्टी में जो इसके संस्थापक या फाउंडर हैं वो हैं गयासुद्दीन तुगलक। इस वंश के महत्वपूर्ण शासकों की हम बात करेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है इनकी कुछ योजनाएं हैं जो काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। मोहम्मद बिन तुगलक को इस पूरे दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा शासक माना जाता था। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने होली के त्योहार को मनाया था। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है कि होली का त्योहार किसने सेलिब्रेट किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। दिल्ली सल्तनत के सबसे पढ़े लिखे शासक थे, लेकिन इनकी जो योजनाएं थी वो सारी योजनाएं असफल हो गई थी। इनकी एक महत्वपूर्ण योजना थी सांकेतिक मुद्रा, जिसे हम टोकन करेंसी के नाम से जानते हैं। और ये जो योजना थी इनकी असफल हो गई थी। हालांकि अगर हम वर्तमान में देखते हैं तो सांकेतिक मुद्रा ही पूरे विश्व में मैक्सिमम देशों में चल रही है। लेकिन
चूंकि ये समय से पहले की योजना थी इसलिए ये योजना असफल हो गई थी। एक इनकी योजना थी राजधानी परिवर्तन, तो इन्होंने दिल्ली से अपनी राजधानी मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद स्थानांतरित की थी। ठीक है, इनका कराची अभियान भी असफल हुआ था। इन्होंने दोआब रीजन में, दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि, तो इन्होंने उस समय दोआब में कर वृद्धि कर दी थी और दोआब रीजन में कर वृद्धि करने के परिणाम स्वरूप इन्हें कोई फायदा नहीं हुआ था, उल्टा बिल्कुल भी टैक्स इन्हें नहीं मिला था। तो कराची अभियान, खुरासान अभियान, ये दो अभियान भी इनके सफल रहे थे। सांकेतिक मुद्रा, टोकन करेंसी इन्होंने चलाई, राजधानी परिवर्तन किया और दोआब क्षेत्र में इन्होंने कर में वृद्धि की थी। तो ये पांचों योजनाएं जो है इनकी असफल हो गई थी और इनसे संबंधित क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक विभाग बनाया था जिसे हम दीवाने कोही के नाम से जानते हैं, और दीवाने कोही या दीवाने अमीर कोही ये कृषि से संबंधित विभाग था। इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, दीवान ए कोही या दीवाने अमीर कोही ये कैसा विभाग था? तो ये एग्रीकल्चर या कृषि से संबंधित विभाग था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में बना था। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में फिरोज तुगलक आते हैं। फिरोज तुगलक के साथ में एक महत्वपूर्ण चीज होती है कि इन्हें दासों से बड़ा प्रेम था और इन्होंने दासों के लिए स्पेशली एक विभाग बना दिया था जिसे हम दीवाने बंदगान कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? दीवान ए बंदगान। तो याद रखेंगे आप लोग दीवाने बंदगान। तो दीवाने बंदगान जो है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव यानी कि दासों का विभाग था जो कि फिरोज तुगलक के समय में बनाया गया था। इन्होंने फिरोजाबाद शहर की स्थापना भी की थी। इन्होंने दीवाने खैरा विभाग की स्थापना भी की है। इन्होंने फ्री हॉस्पिटल्स वगैरह भी बनाए हैं। इसके अलावा इन्होंने जो सराय होते हैं जहां पर यात्री रुक सकते हैं उनकी स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी, और जो गरीब कन्याएं होती थी उनका विवाह भी इनके समय में किया जाता था। तो फिरोज शाह तुगलक जो है इनसे संबंधित काफी महत्वपूर्ण कार्य हैं, उनमें दीवाने बंदगान सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। तुगलक वंश के बाद हम नेक्स्ट आते हैं सैयद वंश पे। तो सैयद वंश के जो संस्थापक थे वो खिज्र खां है, ठीक, और इन्होंने रैयत आला का टाइटल लिया था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि खिज्र खां ने किसका टाइटल लिया था? तो रैयत आला का टाइटल लिया था, रैयत आला। और ये कभी भी शासक के रूप में शासन नहीं करते थे। और सैयद वंश के बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट डायनेस्टी है लोधी वंश। लोधी वंश के जो संस्थापक थे वो बहलोल लोधी थे। इसके बाद बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। तो तीन शासक हैं यहाँ पर। पहला है बहलोल लोधी, दूसरा सिकंदर लोधी और तीसरा है इब्राहिम लोधी। बहलोल लोधी इसके संस्थापक हैं और ये अपने अमीरों के साथ में समानता का व्यवहार करते थे। यहाँ तक कहा जाता है कि बहलोल लोधी के समय में इनका जो भोजन है वो हर एक अमीर के घर से एक एक करके आता था और ये उनके साथ जमीन पर ही बैठा करते थे। बहलोल लोधी के बाद में इब्राहिम लोधी सिकंदर लोधी आते हैं, और सिकंदर लोधी जो है आगरा के संस्थापक माने जाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आगरा की स्थापना किसने की थी? तो आगरा की जो स्थापना है वो सिकंदर लोधी के द्वारा की गई थी। इसके अलावा गजे सिकंदरी काफी महत्वपूर्ण है। तो लज्जते सिकंदरी और गजे सिकंदरी। गजे सिकंदरी एक इनकी भूमि की मापने की इकाई थी, एक स्केल थी, और लज्जते सिकंदरी या फरहंदे सिकंदरी इनसे संबंधित साहित्यिक रचनाएं थी। इसके बाद में लास्ट जो शासक आते हैं लोधी वंश के वो होते हैं इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी जो है इन्हीं से बाबर का युद्ध होगा, और इसके बाद में इब्राहिम लोधी इस युद्ध में पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित होते हैं, और 1526 में बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को पराजित करने के बाद मुगल वंश की स्थापना कर देता है। और यहां से हम 1526 से मुगल वंश को देखें।